इस वीडियो में हम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं यहाँ पे करने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, क्लास 9, क्लास 11 और डिप्लोमा में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार्ट करने के पहले इन आईडीज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने आप क्वेश्चन भेज सकते हैं या गूगल मीट में भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये सारी आईडीज की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से भी आप जा सकते हो। पहला क्वेश्चन है, वर्क इज पॉजिटिव इफ। वर्क पॉजिटिव होगा कब? ऑप्शन है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। ऑप्शन बी इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। ऑप्शन सी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्क इज नेगेटिव। वर्क नेगेटिव होगा कब? आपके पास ऑप्शन है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। ऑप्शन सी आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन डी आपके स्क्रीन पर। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। वर्क नेगेटिव कब होगा? ऑप्शन ए सही लग रहा है कि जब 180 डिग्री होता है, मीन्स फोर्स इस तरफ हो एंड डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो। तो हमें पता है वर्क डन इक्वल टू होता है एफ एस कॉस 180 डिग्री एंड कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। कैसे होती है इसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे आइकन में जाकर देख सकते हो वीडियो, ये एंगल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गई -fs मीन्स नेगेटिव है। तो ये तो एक पहला ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन बी है लेस देन 90 डिग्री, तो 90 से कम ये नहीं होगा। जब 90 है तो cos 90 जीरो होता है, तो ये भी नहीं होगा। एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कोस ये जीरो होगा, cos जीरो फिर 1 हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्क इज नेगेटिव, वर्क नेगेटिव होगा, फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन इस बार ऑप्शन आपके पास अलग। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अकर इन सेम डायरेक्शन। ऑप्शन बी आपके स्क्रीन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑप्शन सी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री। ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। ऑप्शन ए क्या है, सेम डायरेक्शन में नेगेटिव बिल्कुल नहीं होता है। सेम डायरेक्शन में हमें पता है यदि एक डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है तो इसकी वैल्यू होती है थीटा की 0 डिग्री। आपको पता है वर्क पावर एनर्जी की मैंने एक वीडियो दो वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो यदि आपको बेसिक जानकारी लेनी है। खैर, तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं नेगेटिव, राइट। तो ऑप्शन ए सही नहीं है। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो दोनों के बीच बन रहा है एंगल 180, तो ऑप्शन बी राइट लग रहा है। ऑप्शन सी 180 दिया हुआ है तो ये भी सही है। तो बोथ बी एंड सी मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं, आपको यहाँ से पता चल जाएगी। डिपेंड्स अपन पाथ, ऑप्शन बी है डज नॉट डिपेंड अपन पाथ। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी फोर्स जिनके द्वारा जो वर्क डन होता है ना, कार्य जो होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। मीन्स एक आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, आपके पास जितने भी रास्ते होंगे वर्क डन जो होगा वो सेम ही होगा। यदि इस कंडीशन वाली फोर्स हो तो हम उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन ए डिपेंड्स अपन पाथ सही नहीं है। ऑप्शन बी डज नॉट डिपेंड अपन द पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो है वर्क डन क्या होगा? ऑप्शन ए है डिपेंड्स अपन पाथ, ऑप्शन बी आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं जिनकी वर्क डन जो होती है, जिनके द्वारा वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज। क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन क्या होगा? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको बताना है इनमें से कौन सा
ऑप्शन सही है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है समझ लें थोड़ा। क्लोज पाथ का मतलब ये है जहां से स्टार्ट किया है हमने वहां पे ही यदि कोई ऑब्जेक्ट आ जाती है, जैसे ए टू बी गया एंड बी टू सी वापस आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्लोज पाथ। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे समझ सकते हैं, एक सर्कुलर मोशन में यदि यहाँ से ए पॉइंट में स्टार्ट किया फिर से वापस आ जाता है तो ये भी क्लोज पाथ है। और एक एग्जांपल, यदि कोई ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट जा रही है वापस फिर जमीन पे आ जाए, ठीक है, तो इसे भी हम क्लोज पाथ ही कहेंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होगा तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे टोटल वर्क डन हो जाएगी 0। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है टोटल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 0, 1, पॉजिटिव, इट डिपेंड्स अपन द पाथ। कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। तो टोटल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ क्या होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज पाथ में जो है, जैसे कोई क्लोज पाथ है तो ये डिपेंड करता है पाथ पे, राइट, कि पाथ कैसी होगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है और कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल है ग्रेविटेशन। तो फ्रिक्शन के द्वारा मान लीजिए एक आपको ए से बी जाना है, तो आप इस पाथ को पाथ 1 फॉलो करते हो या आप इस पाथ को फॉलो करते हो या आपके पास इस तरह का पाथ है या आपके पास इस तरह पाथ है, तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग पाथ में फ्रिक्शन क्या है, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगी, तो पाथ पे ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। फ्रिक्शन किसका एग्जांपल है, कंजर्वेटिव फोर्स का, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, नन, या फ्रिक्शन इज नॉट अ फोर्स। कौन सा सही होगा, तो फ्रिक्शन एक एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, राइट, क्योंकि इसके द्वारा जो वर्क डन होती है वो कैसी होती है, पाथ पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रेविटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, नन, या फ्रिक्शन इज नॉट अ फोर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 जूल इज इक्वल टू। 1 जूल किसके इक्वल होता है, ऑप्शन है आपके पास 1 न्यूटन मीटर, 1 किलोग्राम मीटर, 1 सेंटीमीटर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर सही है, तो हमें पता है कि जूल होती है वर्क की यूनिट एंड वर्क की होती है वैल्यू एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे एफ की जो यूनिट होती है एन होती है, एस की होती है एम, तो न्यूटन इंटू मीटर, इसका मतलब इसे ही हम जूल कहते हैं। जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के सम्मान में न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। इसका मतलब 1 न्यूटन मीटर विल बी द राइट आंसर। जूल इज द यूनिट ऑफ। जूल किसकी यूनिट है आपको बतानी है, वर्क की, पावर की, एनर्जी की, या बोथ ए एंड सी। कौन सा आंसर सही आपको बताना है कमेंट में। यहाँ पे जूल किसकी यूनिट है, बिल्कुल सही, वर्क की भी होती है और एनर्जी की भी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। यहाँ पे मीटर को इस तरह से लिखना चाहिए। यदि आपको पता हो कि किस तरह से हम यूनिट को लिखते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक वीडियो देख सकते हो, मैंने आई आइकन में लगा रखी है, कि किसी भी यूनिट को कैसे लिखा जाता है, राइट, सही तरीका क्या होता है यूनिट को लिखने का। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप देख सकते हो। खैर यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 10 मीटर, फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, फाइंड द वर्क डन। आपको वर्क डन बताना क्या होगा। ऑप्शन ए 1000 न्यूटन, ऑप्शन बी 100 न्यूटन, 50 न्यूटन, ऑप्शन डी इज 75 न्यूटन। कौन सा आंसर सही है आपको कमेंट में बताना है। चलिए हम इसे करते हैं, आप बनाएं, यदि कमेंट में बता सकते हो तो। यहाँ पे आप देखेंगे वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू दी है 100 न्यूटन, एस की वैल्यू दी है 10 मीटर एंड कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 होती है 1, तो 100 इंटू 10 हो गई 1000। 1000 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो जूल में होगा, तो यूनिट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, न्यूटन नहीं होगा, सब में जूल होगा। तो आंसर कौन सा होगा, तो 1000 जूल मीन्स ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। क्या होगा जब वर्क डन बाय द ग्रेविटी सैटेलाइट पे, मीन्स एक, मैं ऑप्शन पहले बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन ए है 1 जूल है, दिस आर द ऑप्शन है, एंड
आपको ये कंसेप्ट बताना है कि देखिए यहाँ पे अर्थ है, हमारी प्यारी धरती है, धरती माता, एंड दिस इज सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट का मतलब होता है यदि कोई सेलेस्टियल बॉडीज किसी प्लेनेट के चारों ओर घूमे, चक्कर लगाए, ठीक है, या हम यूं कहें कि ऑर्बिट करे, तो हम कहेंगे दिस इज अर्थ। किसी प्लेनेट की यदि कोई सेलेस्टियल बॉडीज चक्कर लगाती है तो उसे हम कहते हैं सैटेलाइट, राइट। जैसे मून हमारी एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट दो टाइप्स की होती है, एक नेचुरल एंड दूसरी आर्टिफिशियल। तो सैटेलाइट का हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई वेदर सैटेलाइट है तो वेदर उससे फोरकास्ट होता है। हम टीवी वगैरह देखते हैं, राइट। तो इस तरह के कई टाइप्स के सैटेलाइट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सैटेलाइट है ये चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट कर रहा है अर्थ का। तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा ग्रेविटी के द्वारा, मीन्स अर्थ अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो इसे अपने सेंटर की ओर इस तरह से अट्रैक्ट करेगी, मीन्स यहाँ पे एम जी जो है, एफ इक्वल टू एम जी, जो वेट होता है ना वही उसकी ग्रेविटी होती है। तो एम जी इस तरफ लगेगा, एंड जो इसका मोशन हो रहा है वो टेंजेंशियल मोशन, इस तरह से आप देख सकते हो। तो इस तरह से होगा इसकी मोशन, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इस तरफ से हो रहा है एंड फोर्स इस तरह से लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी एफ एस कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 होता है 0, मीन्स एफ एस इंटू 0 इक्वल टू होती है 0, मीन्स वर्क डन इक्वल टू 0, मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट विल बी द वर्क डन इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम increases from 10 meters per second to 20 meter per second in 10 minutes। आपको यहाँ पे ऑप्शन बताने हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इसकी डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यहाँ से कंसेप्ट निकल के आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।